आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल का बड़ा कबूलनामा आया सामने। इस्माइल हानिया के कत्ल के पीछे भी था इजराइल का हाथ। मरकजी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम में की तब्दीली। 5वीं और 8वीं में बच्चे फेल होने पर नहीं किए जाएंगे प्रमोट। दिल्ली इलेक्शन से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन। बांग्लादेशियों के बन रहे थे वोटर कार्ड, 11 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रिपल तलाक कानून पर इकरा हसन ने दिया चौंकाने वाला बयान। कहा ये कानून एक कम्युनिटी के मर्दों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। मुरादाबाद में AIM का जिला कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाज। कहा अमित शाह अवामी तौर से माफी मांगे या फिर इस्तीफा दें। उत्तर प्रदेश और जापान मिलकर करेंगे 7 काम। 2.73 लाख करोड़ रुपए के 20 MOU किए गए साइन। बरेली कोर्ट ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ जारी किया नोटिस। पार्लियामेंट में हलफ लेते वक्त फिलिस्तीन का लगाया था नारा। प्रवीर शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी को बांग्लादेशी रोहिंग्यों का बताया हमदर्द। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से 6 रोजा अमेरिकी दौरे पर। अमेरिका ने बांग्लादेश के सरबराह यूनुस को लगाई कड़ी फटकार। इजराइल पर यमन के हमले लगातार जारी हैं और दिन ब दिन इसमें मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। ताज़ा अटैक में यमन के हूतियों ने ऐसे मिसाइल और रॉकेट बरसाए हैं कि इजराइल को उसके जुर्म कबूलने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, हूतियों के हमले की वजह से तेल अवीव में ऐसी भगदड़ मची कि दर्जनों लोग जख्मी हो गए। इजराइल के कबूलनामे ने एक बार फिर रेजिस्टेंस के लड़ाकों के अंदर लगी आग को हवा दे दी है। जुलाई 2024 में ईरान की सरजमीन पर शहीद हुए हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया के कत्ल की जिम्मेदारी इजराइल ने कबूल कर ली है, जिसके बाद रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने फिर अपने हमले तेज कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के इस कबूलनामे ने ईरान पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। गजा में इजराइल के जुल्म यूं तो सदियों से जारी है, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद से इसमें जो इजाफा देखने को मिला है उसका पूरी दुनिया ने मुशाहिदा किया है। इजराइल की जंग जो शुरुआत में से फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास के साथ थी, वो अब बढ़ते बढ़ते लेबनान और यमन के रेजिस्टेंस के साथ और दीगर छोटी छोटी रेजिस्टेंस के साथ भी बढ़ती गई है। और अब यमन के हूतियों ने जो इजराइल पर मिसाइलों और रॉकेटों की बारिश की है, उसने इजराइल को एक बार फिर अपने जुर्मों को कबूलने पर मजबूर कर दिया है। हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया, जिन्होंने इस जंग में बहुत अहम किरदार अदा किया, उन्हें भी जुलाई 2024 में शहीद कर दिया गया। हालांकि सबने ही इजराइल को इसका जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इजराइल ने उस वक्त तो अपना जुर्म नहीं कबूला, लेकिन अब उसने अपने इस जुर्म पर से पर्दा हटाकर खुद के लिए बड़ी मुसीबत मोल ली है। द गार्डियन की खबर के मुताबिक इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि IDF ने जुलाई में तेहरान में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया था। हालांकि यमन के हूतियों को इजराइल ने डराने और धमकाने की बेहद कोशिश की है। अना दोनों एजेंसी के मुताबिक डिफेंस मिनिस्टर कैटन्स ने कहा कि जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। हूतियों को खबरदार करते हुए कैटन्स ने कहा कि फौज हमास हिजबुल्लाह की ही तरह यमन के हूतियों की क़यादत करने वालों के भी सिर काट देगी। बताते चले कि इस्माइल हानिया के कत्ल की साजिश उनके ईरान पहुंचने से पहले हो गई थी। हानिया, जिन्हें गजा में जंगबंदी के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की कोशिश में अहम किरदार निभाते हुए देखा गया था, उन्हें 31 जुलाई को तेहरान के एक गेस्ट हाउस में ब्लास्ट करके कत्ल कर दिया गया था और उस धमाका खेज मवाद को इजरायली गुर्दों ने हफ्तों पहले गेस्ट हाउस में नस्ब कर दिया था। इतना ही नहीं, 27 सितंबर को इजराइल ने बैरूत में बमबारी में नसरुल्लाह को मार डाला, जिसके बाद 16 अक्टूबर को गजा में हमास के दूसरे लीडर याया सिनवार को भी कत्ल कर दिया गया। अब इजराइल के कबूलनामे के बाद ईरान पर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि रेजिस्टेंस के लड़ाकों के हिमायती के तौर पर खुद को जाहिर करने वाला ईरान अपनी ही सरजमीन पर इजराइल की साजिश को कैसे नहीं रोक पाया, और अगर वो अपने मुल्क में ही रेजिस्टेंस के लीडरान की हिफाजत नहीं कर पाया तो अपने मुल्क के बाहर कैसे ही लड़ाकों की हिफाजत कर पाएगा। मरकजी हुकूमत ने तालीमी निज़ाम में एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मुताबिक अब 5वीं और 8वीं क्लास में भी बच्चों को फेल किया जाएगा। इन क्लासेस में फेल होने वाले बच्चों को 2 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान में बैठने का मौका दिया जाएगा। अगर इसमें भी नाकाम रहते हैं तो उन्हें फेल कर दिया जाएगा और दोबारा उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा।
अभी तक 8वीं जमात तक के बच्चों को फेल नहीं करने का इंतजाम था। साल 2010 और 11 से 8वीं जमात तक के बच्चों के इम्तिहान में फेल होने पर पाबंदी लगी हुई थी। मतलब ये कि बच्चों के फेल होने के बावजूद अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। लेकिन इससे देखा गया कि तालीम के लेवल पर धीरे धीरे गिरावट आने लगी, जिसका असर 10वीं और 12वीं की बोर्ड इम्तिहान पर पड़ने लगा। काफ़ी लंबे वक्त से इस मामले पर बातचीत करने के बाद नियमों में बदलाव कर दिया गया है। मरकजी हुकूमत की वजारत तालीम ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर स्टूडेंट इम्तिहान में फेल होता है तो उसे 2 महीने के अंदर दोबारा इम्तिहान में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन उसमें भी फेल होने पर अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। लेकिन इस दौरान फिर फेल होने वाले तलबा को बेहतरी का मौका दिया जाएगा। टीचर उस फेल होने वाले स्टूडेंट पर खास ध्यान देंगे, साथ ही समय समय पर पेरेंट्स को भी गाइड करेंगे। राजधानी दिल्ली में पुलिस ने इलेक्शन से पहले एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से हिंदुस्तान आए बांग्लादेशी शहरियों के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़े गैर कानूनी इमिग्रेशन का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने फर्जी वेबसाइट बनाने में शामिल दस्तावेज जालसाजों, आधार ऑपरेटरों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि ये वो गैंग है जो बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाने में मदद करते थे। डीसीपी दक्षिण अंकित चौहान के मुताबिक मुलजिमों ने फर्जी वेबसाइट के जरिए जाली आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और दीगर जाली दस्तावेज तैयार करके बांग्लादेशी नागरिकों की मदद की थी। डीसीपी चौहान ने आगे कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स भारत में घुसने के लिए जंगल और एक्सप्रेस ट्रेन का रास्ता इख्तियार करते थे। बताते चले कि दिल्ली के LG ने चीफ सेक्रेटरी और डीसीपी को मुल्क की दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तौर पर मुकीम बांग्लादेशी तरकीन वतन की पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए 2 महीने का खास ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत दी थी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हो रही है। दिल्ली पुलिस जराये के मुताबिक अब तक शहर भर में 1000 से ज्यादा गैर कानूनी बांग्लादेशी तारकिन वतन की शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस मुहिम में घर घर जाकर वेरिफिकेशन करना, दस्तावेजों की जांच करना और पूछताछ शामिल है। टारगेट ऑपरेशन चलाने के लिए मकामी पुलिस और विदेशी सेल वाली खास टीमों को तैनात किया गया है। इसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है और कई लोगों के खिलाफ एक्शन हो चुका है। समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन ने 3 तलाक कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये कानून एक कम्युनिटी के मर्दों को जेल में डालने के लिए लाया गया है। उत्तर प्रदेश की कैराना सीट से समाजवादी पार्टी की MP इकरा हसन ने मोदी हुकूमत के जरिए लाए गए 3 तलाक कानून पर बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया है। यही नहीं, उन्होंने मोदी हुकूमत के इस फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। सपा MP ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अगर मैं इस मुद्दे पर टेक्निकल और लॉजिकल टर्म में बात करूं तो मैं कहना चाहती हूं कि एक सिविल मामला है और इसे ऐसा ही बना रहना चाहिए। अब सिविल तनाज़े के लिए किसी को मुल्ज़िम बनाया जाए या कानूनन सजा देना सही नहीं है। ऐसा कहीं और कानून में नहीं होता है। मुझे इस बात से दिक्कत है, केवल ऐसा इसलिए किया गया है कि एक खास कम्युनिटी के मर्दों को जेल में भरा जाए। सपा MP ने कहा कि बीजेपी हुकूमत दावा करती ही है कि उससे ख्वातीन को फायदा मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता जो बीजेपी कहती है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक कानून आने की वजह से अब मुस्लिम ख्वातीनों को अकेला छोड़ा जा रहा है। मुझे तो यही लगता है कि ख्वातीन की बेहतरी से ज्यादा किसी एक कम्युनिटी के मर्दों को सजा देने का ये एक नया तरीका है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर AIM के जिला सदर मोहित फरगानी की कवायद में कारकुनानों ने मरकजी वजीर अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबा साहिब को लेकर अमित शाह ने बयान दिया, वे उससे बेहद नाराज हैं। बताते चले कि लोगों का कहना है कि वजीर दाखिला अमित शाह या तो मुल्क की आवाम से माफी मांगे या फिर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें। और इसी के साथ सभी लोगों ने मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के जरिए से सदर के नाम एक मेमोरेंडम सौंपा। AIM के मुरादाबाद मेट्रोपॉलिटन सदर बकीर रशीद ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है अम्बेडकर कहना। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी तो सपा और कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? उस दौरान कांग्रेस ने मुसलमानों को आगे आने नहीं दिया और जब बाबा साहिब के बारे में अमित शाह ने बोला तो सभी सियासी पार्टियों ने अपने मुस्लिम कारकुनानों को आगे कर दिया। हम भीमराव अंबेडकर साहब की बेहद इज्जत करते हैं, हर गलत बात का एहतजाज होना चाहिए। सपा और कांग्रेस मुसलमान का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए।
तो ये जानबूझ के करा जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अमित शाह जी अब तक माफी मांग चुके होते, और अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो पार्टी उनको निकाल देती। डॉक्टर अम्बेडकर पर कोई निकल के आया तो मजलिस निकल के आई है, बैरिस्टर ओवैसी निकल के आए, शौकत अली निकल के आए। तो सारे प्रदेश में सारे जिला अधिकारी जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी चेतावनी है कि हम तो चाहते हैं, अभी हमने चेतावनी दी है कि भाई आप ये कर दीजिए, नहीं करेंगे तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जो भी आदेश करेंगे, बैरिस्टर ओवैसी जैसे आदेश करेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन होगा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अलग अंदाज देखने को मिला है, जब जापानी वफद के साथ एक एमओयू साइन करते हुए उन्होंने जापानी जबान में अपनी बात रखी। जापान के यामानाशी सूबे के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ आए वफद के साथ बैठक में उन्होंने करीब 2 मिनट तक जापानी जबान में स्पीच दी। इस दौरान वो बेहद सहज दिखे और अपनी बात कहते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जापान के यामानाशी प्रोविंस के गवर्नर कोटारो नागासाकी के साथ आए डेलीगेशन का इस्तकबाल किया है और जापानी कंपनियों के साथ काम करने की इच्छा को जाहिर किया है। इसी दौरान उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। सीएम योगी ने कहा कि रियासती हुकूमत जापानी कंपनियों के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पार्टनर कंट्री के रूप में भी जापान का बड़ा सपोर्ट मिला है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश हुकूमत और यामानाशी प्रीफेक्चर जापान के इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, टूरिज्म और वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में एमओयू साइन किया गया है। 2.73 लाख करोड़ के 20 एमओयू साइन किए गए हैं। इस मौके पर वजीर आला ने जापानी डेलीगेशन से जापानी जबान में बातचीत की। यूपी नाम को बताते हुए उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड पोटेंशियल का स्टेट है। अनलिमिटेड पोटेंशियल वाले इस रियासत में आपको एक खुशगवार तजुर्बा होगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान के दरमियान ताल्लुकात सदियों से दोस्ताना रहा है और जब दुनिया के तमाम मुल्क जंग में घिरे हुए हैं तब वजीर आजम नरेंद्र मोदी भगवान बुद्ध के पैगाम के जरिए दुनिया को अमन, आहंगी और इत्तेहाद के ढंग में बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और जापान के बीच हुआ एमओयू वजीर आजम की अच्छी ताल्लुकात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आज जापान की 1400 से ज्यादा कंपनियां भारत में सफल तरीके से काम कर रही हैं। साथ ही यूपी में स्टार्टअप इंडिया के तहत 7600 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और 6 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस डेवलप किए जा रहे हैं। बरेली सेशन कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर यानी कि असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन बोलने के मामले में भेजा गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि उनके खिलाफ एडवोकेट वीरेंद्र गुप्ता ने केस दायर किया है। कोर्ट ने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को 7 जनवरी 2025 को सुनवाई के लिए पेश होने का हुक्म दिया है। ये मामला वकील वीरेंद्र गुप्ता ने दायर किया है। वीरेंद्र गुप्ता ने असदुद्दीन ओवैसी पर आईनी और कानूनी उसूलों के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। इससे पहले जून में असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा मेंबर के तौर पर अपनी हलफ उठाते वक्त जय फिलिस्तीन कहकर खत्म की थी। हाल ही के पार्लिमानी इंतखाबात में ओवैसी ने बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता को 43,08,087 वोटों के अंतर से हराया था। लगातार 5वीं बार तेलंगाना के हैदराबाद से MP की सीट जीती। दिल्ली में जल्द ही असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं। सभी पार्टियां इंतखाबात की तैयारी में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी के साथ ही इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला भी तेज हो गया है। आपको बता दें कि इस चुनावी घमासान में दिल्ली बीजेपी के तर्जुमान प्रवीण शंकर कपूर ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि आम आदमी पार्टी के बांग्लादेशी रोहिंग्या से अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रह रही है कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन रहे हैं और उनके आधार पर वोट बन रहे हैं। जैसे ही हम ये आरोप लगाते हैं अरविंद केजरीवाल तिलमिला जाते हैं। आखिर क्यों? क्या रिश्ता है अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का अरविंद केजरीवाल से, संजय सिंह से, जो इतना तिलमिलाते हैं इन पर कार्रवाई के नाम पर? क्या है, क्या रिश्ता है? बताइए ना, दिल्ली की जनता को बताइए कि आखिर क्यों चाहते हैं आप कि अवैध रोहिंग्यों पर कार्रवाई ना हो, अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई ना हो। आज दिल्ली पुलिस ने, दक्षिण दिल्ली पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है जो अवैध बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बना रहा था और स्वाभाविक है उससे अगला चरण वोट बनता।
हिंदुस्तानी वजीर खारजा एस जयशंकर 6 दिनों के लिए अमेरिका दौरे पर हैं, लेकिन इससे पहले ही अमेरिका ने बांग्लादेश को फोन कर हिंदुओं की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दे दी है। अमेरिकी कौमी सिक्योरिटी के सलाहकार जैक सुलिवन ने बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से बात की है। अमेरिका की फटकार के बाद यूनुस ने भी तशद्दुद रोकने पर सहमति जताई है। बांग्लादेश में हिंदू अक़लियतों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद के लिए अमेरिका ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के मुखिया मोहम्मद यूनुस को कड़ी फटकार लगाई है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन ने पीर के दिन यूनुस से फ़ोन पर बात की। सुलिवन ने यूनुस को बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत करने की बात कही। साथ ही मोहम्मद यूनुस ने भी इस बात पर सहमति जताई। व्हाइट हाउस ने इस संबंध में एक बयान भी जारी किया है। दोनों लीडरों ने सभी मजहब के लोगों के इंसानी हकूक़ की हिफाजत और एहतराम करने का अहद किया। डोनाल्ड ट्रंप को इक़दार की मुतालिक से बांग्लादेश में बाइडन इंतजामिया की जानिब से की गई कॉल के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर खारजा एस जयशंकर भी आज से 6 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे तशद्दुद का मुद्दा भारत ने जोर शोर से उठाया है। माना जा रहा है कि जयशंकर अमेरिका में भी इस बात को रखेंगे, लेकिन इधर जयशंकर की फ्लाइट उड़ी, उधर पहले ही बांग्लादेश में फोन खनखनाने लगा। अमेरिका ने यूनुस को डांट लगाई तो उन्होंने हिफाजत देने पर हामी भी भर दी। इसे हिंदुस्तान की बड़ी सिफारती इनिंग्स का नतीजा करार दिया जा रहा है। संभल तशद्दुद को आज पूरा 1 महीना हो गया है। ये तशद्दुद कैसे भड़का और इसके पीछे किन लोगों का हाथ था, ये पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में संभल में तशद्दुद वाली जगह FSL टीम पहुंची है और उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। संभल तशद्दुद की जांच के लिए क्राइम स्पॉट पर FSL की टीम पहुंची है और साथ ही SP भी मौजूद रहे। इस दौरान टीम ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और मस्जिद के पास का दौरा भी किया और समझा कि तशद्दुद की शुरुआत कहां से हुई थी और कैसे हुई थी। वहीं संभल के SP कृष्ण कुमार विश्नोई ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि उन सभी जगहों पर FSL टीम के साथ बैलिस्टिक एक्सपर्ट भी साथ हैं। गोली कहां से आई और किस जगह पुलिस पर हमला हुआ, जहां से इस तशद्दुद की शुरुआत हुई, उन सभी जगहों पर टीम गई थी। इस दौरान संभल के SP ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। यहाँ पे 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा की विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न IOs द्वारा क्राइम सीन की रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि किन परिस्थितियों के अंदर जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो जिन लोगों की डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, उन सब का क्राइम सीन जो रिकंस्ट्रक्शन है उसके लिए FSL डायरेक्टर लखनऊ उनको पत्र लिखा गया था। उसी के अनुक्रम में आज FSL की टीम आई है और उन्होंने जो लोग जिनको गोली लगी थी और उसके अलावा जो लोग मृतक हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन किया है और उसके आधार पे उनके द्वारा ये सब बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स हैं, जितनी भी फोरेंसिक की रिकवरी वगैरह जितनी भी हुई है, उन सब के आधार पे ये अपने बयान है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर बेंच ने एक खातून वकील के बुर्का पहनकर अदालत में पेश होने पर एतराज जताया है। बताते चलें कि हाईकोर्ट ने कहा है कि वकीलों के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कवानीन इस तरह के लिबास की इजाजत नहीं देते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की श्रीनगर बेंच पे खातून वकील बुर्का पहनकर एक मामले में पैरवी करने पहुंच गई। इस पर हाईकोर्ट ने एतराज जताया और उसे अपनी शिनाख्त जाहिर करने के लिए कहा। उससे कहा गया कि वह अपने चेहरे से बुर्का हटाए, लेकिन खातून वकील ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इस बात पर जोर देकर दलील दी कि उसे इस तरह के लिबास में अदालत में हाजिर होना उसका बुनियादी हक है। खातून वकील के इस रुख पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से वकीलों के लिए ड्रेस कोड के मुतालिक में कानून और कवायद के बारे में वजाहत तलब की। इसमें पाया गया कि वकीलों के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स इस तरह के लिबास की इजाजत नहीं देते हैं। इसके बाद हाईकोर्ट ने ख्वातीन वकीलों से कहा कि वे कोर्ट रूम में अदब और पेशेवर शिनाख्त बनाए रखें। क्रिसमस और नए साल के सीजन में हिमाचल में खूब बर्फबारी होती है और ऐसे में कई टूरिस्ट बर्फबारी और पहाड़ों की ठंड का मजा लेने के लिए मनाली, शिमला और हिमाचल जाना पसंद करते हैं। अब हर बार की तरह इस बार भी कई लोग हिमाचल के लिए निकल पड़े हैं और ताज़ा अपडेट ये है कि हिमाचल प्रदेश की अटल टनल में 1000 से ज़्यादा गाड़ियां फंस गई हैं।
टनल में 1000 से ज़्यादा गाड़ियां फंसने से लंबा जाम लग चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी ने भी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि स्नोफॉल की वजह से कई गाड़ियां फिसली भी हैं। उस वजह से हालात ज़्यादा फिक्रमंद बन गए हैं। इस समय ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। मौके पर डीएसपी सहित दूसरे बड़े अफसरान मौजूद है। जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल के कई जिलों में इस वक्त मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है। एक तरफ टूरिस्ट के लिए बर्फबारी का होना खुशी का एहसास है, लेकिन दूसरी तरफ इसी वजह से गाड़ियां अब धीमी रफ्तार में रेंगने को मजबूर हो गई हैं। जानकारी के लिए बताते चले कि अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग मनाली को साल भर लाहौल वैली से जोड़े रखती है। पुलिस ने टूरिस्ट के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है कि ज़्यादा ऊंची पहाड़ी का रुख ना करें। टूरिस्ट के लिए ये जानलेवा साबित हो सकती है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रणजीत सिंह नीता मॉड्यूल की जांच में पंजाब पुलिस को ब्रिटिश फौज के एक सिख फौजी पर शक है। वे अफगानिस्तान में खिदमात अंजाम दे चुके हैं और अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंजाब में पुलिस स्टेशनों पर हाल ही में हुए ग्रेनेड हमलों के पीछे उन्हीं का हाथ है। पीलीभीत में KZF मॉड्यूल के 3 मेंबर्स के मारे जाने के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर की पहचान जगजीत सिंह के रूप में की है, जिसे फतेह सिंह बागी के नाम से जाना जाता है। पुलिस अफसरान के मुताबिक जांच से पता चला है कि जगजीत सिंह भारत की आर्मी फैमिली से आता है, जिनकी जड़ें पंजाब के तरन तारण जिले में हैं। उनके दादा, पिता और भाई सहित कई रिश्तेदार भारतीय फौज में सेवा कर चुके हैं। अभी इस बात का कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि फतेह सिंह अभी भी ब्रिटिश फौज में काम कर रहे हैं या फिर नहीं। पंजाब पुलिस फतेह सिंह को इसलिए तलाश कर रही है क्योंकि उसके खालिस्तानी दहशतगर्दों से ताल्लुकात हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।